Hello and welcome back to the Civil Study Cafe. You watching the MPPSC Mains Answer Writing Discussion Series. नमस्कार दोस्तों, सिविल स्टडी कैफे में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभी तक हमने देखा है 2018 का पेपर 1 और पेपर 1 में हमने देखा है सेक्शन ए पूरा का पूरा कंप्लीट और साथ ही साथ में सेक्शन बी में हमने 3 मार्क्स के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं और 6 मार्क्स के भी सारे क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। और अभी हम चल रहे हैं 15 मार्क्स की वीडियोस पर, यानी कि 15 मार्क्स के क्वेश्चंस पर चल रहे हैं, जिसमें हमने एक क्वेश्चन अभी डिस्कस कर लिया है। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। ओके गाइस, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, मध्य प्रदेश के कृषि जलवायु प्रदेशों का वर्णन कीजिए, यानी कि डिस्क्राइब एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, इसमें हमें देखना है कृषि जलवायु प्रदेशों के बारे में। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि आप इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं, आप बॉडी पार्ट में क्या मेंशन कर सकते हैं, और साथ ही साथ में हम देखेंगे कंक्लूजन हमारा कैसा होना चाहिए। ओके, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले वो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है मध्य प्रदेश की कृषि जलवायु। तो सबसे पहले हम जलवायु के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली समझ लेते हैं कि जलवायु होता क्या है। ओके, देखिए, किसी भूभाग पर लंबे समय तक पाए जाने वाले तापमान की अवस्था है ना, या फिर वर्षा की मात्रा भी कह सकते हैं हम। साथ ही साथ में हवाओं की जो गति होती है ना, वो तो उस क्षेत्र की जलवायु को प्रदर्शित करती है। कहने का तात्पर्य यह है हमारा कि जलवायु मेनली 3 अवस्थाओं से मिलकर बनता है, जिसमें सबसे पहला होता है तापमान, दूसरा होता है वर्षा और तीसरा होता है हवा। कहने का तात्पर्य यह है, कोई ऐसी जगह यानी कि कोई ऐसा ज्योग्राफिकल रीजन जहाँ पर तापमान, वर्षा और हवा सेम है और वो भी रहती हैं तकरीबन 20 से 25 सालों तक लगातार वही सिचुएशन क्रिएट होती रहती है, तो उस अवस्था को हम जलवायु समझ लेते हैं, यानी कि उसको हम जलवायु कह सकते हैं। ओके गाइस, थोड़ा सा और देख लेते हैं जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं, यानी कि वहाँ का जलवायु किन किन अवस्थाओं पर निर्भर होता है ना। तो देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, इसमें होता है समुद्र तट से दूरी। समुद्र तट से दूरी का मतलब हमारा ये है कि समुद्री सीमा से लगे हुए जो राज्यों की जलवायु होती है ना, वो समकारी जलवायु पाई जाती है। समकारी कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि ना तो वहाँ ज़्यादा ठंड होती है और ना ही वहाँ पर ज़्यादा गर्मी होती है। जबकि भारत के अंदरूनी भाग जो होते हैं, यानी कि अंदरूनी स्टेट्स जो हैं, यानी कि जो बीच के स्टेट्स जो हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश, और हम मध्य प्रदेश का क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश का एग्जांपल ही हम उठा लेते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश समुद्र के समकारी प्रभाव से वंचित रह जाता है ना, और इस कारण मध्य प्रदेश में विषम जलवायु हमें देखने को मिलती है। विषम जलवायु कहने का तात्पर्य है कहीं पर गर्मी है तो कहीं ठंड ज़्यादा है, इस टाइप से। जैसे आप उत्तरी रीजन में देखेंगे तो वहाँ पर ठंड हमें ज़्यादा देखने को मिलती है नॉर्मली, गर्मी भी हमें वहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलती है। जैसे इंदौर की बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है और ज़्यादा ठंड भी नहीं होती है। ओके, तो इस टाइप की चीज़ें। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई का मतलब होता है, देखो, ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता जाता है, ये हम सबको पता है। ठीक है, इसका प्रभाव भी मध्य प्रदेश में देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका धरातल की बनावट। धरातल की बनावट क्या होता है, देखो, मध्य प्रदेश पर्वत, पठार, मैदान, जंगल, ऊंचे स्थल और नीचे स्थल भी हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलते हैं। तो धरातल की बनावट जो होती है वो भी जलवायु का, जो जलवायु होता है, जिस जगह का जो जलवायु होता है वो उसको प्रभावित करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वनस्पति की सघनता। देखिए, आपको पता होगा मध्य प्रदेश के 72% लोग, यानी कि 72% लोग जो हैं वो गांव में रहते हैं अभी भी। ठीक है, और खनिज पदार्थ, नदी और घाटी जैसी प्राकृतिक संसाधनों से हमारा मध्य प्रदेश परिपूर्ण राज्य है ना। और आपको पता होगा राज्य में जंगलों की भी बहुतायत मात्रा विद्यमान है, यानी कि जो जंगल, जो फॉरेस्ट एरिया जो है काफ़ी ज़्यादा हमें मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। तो वनस्पतियों की सघनता भी उस क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करती है। राज्य की अक्षांशीय स्थिति। देखिए, राज्य की अक्षांशीय स्थिति क्या होती है, हमें पता है प्रदेश के मध्य से कर्क रेखा होकर गुजरती है, और प्रदेश का जो ऊपरी भाग है वो समशीतोष्ण भाग कहलाता है, और उसका जो निचला भाग है वो उष्णकटिबंधीय प्रकार का भाग हम उसको बोलते हैं। ओके, तो ये तो हमने समझा जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम चलते हैं मेनली क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है
कि मध्य प्रदेश के कृषि जलवायु प्रदेशों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं। देखिए, कृषि विभाग द्वारा मध्य प्रदेश को 5 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया गया है, यानी कि 5 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। हम बात कर रहे हैं बॉडी पार्ट की। अब हम इसको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, एक एक पॉइंट करके सारे के सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। ओके, पॉइंट नंबर 1। देखिए, पॉइंट नंबर 1 में क्या है? पश्चिम में काली मिट्टी का मालवा क्षेत्र। आपको पता होगा मालवा रीजन जो है वो पश्चिमी मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में मालवा रीजन हमें देखने को मिलता है। उसमें भी यदि हम जिलों के हिसाब से यदि बात करें तो जैसे मंदसौर हुआ, नीमच हुआ, रतलाम है, खंडवा, खरगोन, धार, ठीक है, देवास है, उज्जैन है, शाजापुर, ठीक है, और इंदौर, है ना, और भी कई सारे ज़िले जो हैं वो इसमें मालवा के रीजन में हमें देखने को मिलते हैं। देखो, यहाँ पर विभिन्न प्रकार की फसलों के लिए ये जाना जाता है मेनली, जैसे गेहूँ, कपास, ज्वार, तिलहन और दालें, है ना। सबसे ज़्यादा यदि बात करें तो यहाँ पर तिलहन फसलों का प्रभाव ज़्यादा हमें देखने को मिलता है जो पश्चिमी रीजन है, और यहाँ पर काली मिट्टी ज़्यादा से ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। ठीक है, और क्या है इसमें? और देखो, आपको एक चीज़ और पता होगी, कपास के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है काली मिट्टी। ठीक है, तो ये तो था हमारा फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट पर देखते हैं क्या है। देखिए, सेकंड पॉइंट है उत्तर में ज्वार गेहूं का प्रदेश। क्या है? देखो, उत्तर में ज्वार गेहूं का प्रदेश यानी कि जैसे मुरैना हुआ, श्योपुर हुआ, भिंड है, ग्वालियर है, दतिया, शिवपुरी, गुना, टीकमगढ़, है ना। तो ये सारे के सारे जो ज़िले हैं वो उत्तर में ज्वार गेहूं का प्रदेश के अंतर्गत ये आते हैं, है ना। और यहाँ पर गहरी काली मिट्टी हमें देखने को मिलती है, साथ ही साथ में साधारण काली मिट्टी भी देखने को मिलती है, छिछली काली मिट्टी भी हमें देखने को मिलती है ना। और इस प्रकार की मिट्टियों में सामान्यतः ज्वार और गेहूं की फसल हमें देखने को मिलती है। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मध्य गेहूं का प्रदेश। इसमें क्या है? देखो, इसमें भोपाल, सीहोर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, रायसेन, विदिशा, है ना, और सागर, और भी छोटे मोटे और भी ज़िले आते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे ज़िले इस एरिया में शामिल है। ठीक है, गेहूं का जो प्रदेश है, मध्य गेहूं का प्रदेश। और गेहूं की फसल ज़्यादातर इस प्रकार की मिट्टियों में हमें देखने को मिलती है ना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, चावल और गेहूं का प्रदेश। देखिए, इसमें उत्तर में पन्ना, सतना, कटनी, उमरिया, जबलपुर तथा सिवनी के दक्षिण तक एक पेटी के रूप में हमें ये देखने को मिलती है। और छिछली काली मिट्टी भी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। छिछली काली मिट्टी में चावल और गेहूं की फसल देखने को हमें सामान्य तौर पर मिलती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है संपूर्ण पूर्वी मध्य प्रदेश, चावल का प्रदेश। ठीक है, इसको चावल का प्रदेश भी कहा जाता है। ओके, इसमें क्या है? देखो, इसमें सिंगरौली को शामिल किया जाता है, रीवा को भी शामिल किया जाता है, सीधी को भी शामिल करते हैं। सीधी है, शहडोल हुआ, ठीक है, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, है ना। इस प्रकार के जिले इस क्षेत्र में आते हैं। और आपको पता होगा मध्य प्रदेश का संपूर्ण पूर्वी भाग जो है वो लाल पीली मिट्टी वाला क्षेत्र होता है, यानी कि लाल पीली मिट्टी वहाँ पर बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। और यहाँ पर मुख्य रूप से चावल की फसल की जाती है। ठीक है, इसके अलावा देखो और भी फसलें यहाँ पर की जाती हैं, जैसे बाजरा की फसल की जाती है, मक्के की फसल देखने को हमें मिलती है। ठीक है, यहाँ पर लाल मिट्टी जो है, यानी कि मिट्टी का जो लाल रंग है वहाँ पर, है ना, वहाँ पर फेरिक ऑक्साइड के कारण वहाँ पर मिट्टी का लाल रंग हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से गाइस हमने बॉडी पार्ट के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, कि आप बॉडी पार्ट में क्या आप मेंशन कर सकते हैं। तो बॉडी पार्ट आपका ये फिनिश हो गया। अब बात करते हैं कंक्लूजन में आप क्या कर सकते हैं। देखो, इन क्षेत्रों में फसल उत्पादन बढ़ाने के साथ जलवायु से होने वाली परेशानियों से, है ना, प्रदेश को कैसे निपटा जाए, है ना, इस प्रकार की चीज़ों पर हमें बैठक करने की आवश्यकता है ना। सरकार को, राज्य सरकार को और लोकल गवर्नमेंट को भी इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है ना। तो इस प्रकार से आप कंक्लूजन को एक बैलेंस फॉर्म में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने डिस्कस किया। क्वेश्चन नंबर 2 था ये, है ना, और इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 था, यानी कि यदि नॉर्मली बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 है ये। ठीक है, और तो इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लिया है। चलते हैं आगे। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? मध्य प्रदेश के कृषि आधारित उद्योगों का वर्णन कीजिए। ओके, यानी कि डिस्क्राइब एग्रो वेस्ट इंडस्ट्रीज ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक है, यानी जो कृषि पर आधारित जो उद्योग हैं, उद्योग क्षेत्र जो हैं हमारे, है ना, उनके बारे में आपको बताना है नॉर्मली। ठीक है,
इंट्रोडक्शन में क्या हम कर सकते हैं, देखो इंट्रोडक्शन में आपको पता होगा राज्य में प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र को और दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग क्षेत्र को प्राथमिकता दी गई थी, और इसको हम मध्य प्रदेश से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और देख लेते हैं क्या है। देखो मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना भारत सरकार और मध्य प्रदेश राज्य सरकार की साझेदारी से 1961 के कंपनी अधिनियम के अंतर्गत की गई थी, ठीक है। इसकी स्थापना निगम का मुख्यालय निगम का जो मुख्यालय है वो भोपाल में है, आपको पता होगा। और इसका जो मुख्य उद्देश्य जो है वो है राज्य में कृषि उत्पादन में वृद्धि करना और आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराना, साथ ही साथ में खाद्यान्न की उपलब्धता में वृद्धि में योगदान देना और साथ ही साथ में कृषि आधारित उद्योगों का विकास करना, ठीक है। तो इस प्रकार की सारी चीज़ों पर फोकस करना इसका मुख्य उद्देश्य है, यानी कि जो है इसका, यानी कि जो निगम जो है उसका उद्देश्य जो है वो यही है, ओके। और क्या है, देखिए मध्य प्रदेश राज्य शासन एवं केंद्र सरकार द्वारा निगमों को कृषि आधारित उद्योगों की स्थापना को बढ़ावा देने हेतु नोडल एजेंसियां स्थापित की गई। नोडल एजेंसियों का तात्पर्य है यानी कि मध्य प्रदेश के जितने भी जिले हैं, तो कुछ जो मेन जिले हैं वहाँ पर नोडल एजेंसीज इस्टेब्लिश की गई हैं। नोडल एजेंसीज क्या काम करेंगी? नोडल एजेंसीज का काम होगा यानी कि कृषि के क्षेत्र में, कृषि से जो संबंधित उद्योग हैं उस क्षेत्र में आधुनिक तकनीकी का कितना उपयोग किया जा रहा है, खाद्यान्न की उपलब्धता कैसी है, इसको और कैसे बढ़ावा दिया जाए, साथ ही साथ में इसका योगदान कितना और ज़्यादा हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार की चीज़ों को मैनेज करना, ठीक है, इन्हीं को एक तरह से आगे बढ़ाने के लिए नोडल एजेंसीज की स्थापना की गई है, ठीक है, जिसका मुख्यालय भोपाल में हम बात कर ही चुके हैं। जैसे कुछ नोडल एजेंसीज के बारे में आपको बता देता हूं। जैसे भोपाल में है एक, ठीक है, सागर में भी आपको देखने को मिलेगी, इंदौर में भी देखने को मिलेगी, उज्जैन में भी मिलेगी, जबलपुर, ग्वालियर में भी देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ में आपको सतना में भी नोडल एजेंसीज देखने को मिलेंगी, ओके गाइस। तो ये तो था एक ब्रीफली इंट्रोडक्शन, और देख लेते हैं इसमें कुछ, ठीक है। अब देख लेते हैं हम इसमें बॉडी पार्ट के बारे में कि हम बॉडी पार्ट में क्या मेंशन कर सकते हैं, ओके। देखिए जब पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना जब फ्रेम की जा रही थी, तो उस टाइम पर हमारे मध्य प्रदेश में भी काफ़ी सारे उद्योग धंधे इस्टेब्लिश किए जा रहे थे। जैसे फॉर एग्जांपल जैसे भिलाई लोहा इस्पात कारखाना इस्टेब्लिश किया गया था, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स भोपाल इसको स्थापित किया गया था, है ना। और साथ ही साथ में पावर अल्कोहल प्लांट रतलाम में है जो, ठीक है, उसको भी इस्टेब्लिश किया गया था। और साथ ही साथ में, है ना, उज्जैन, सनाबद, इंदौर, ग्वालियर, है ना, ये सारी की सारी प्लेसेस पर भी एक अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश की जा रही थी उस टाइम पर, ठीक है। तो ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज उस टाइम पर इस्टेब्लिश की जा रही थी। अब देखते हैं हम थोड़ा सा और आगे। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे मध्य प्रदेश के कृषि आधारित उद्योगों का वर्णन कीजिए। अब हम आते हैं मेन बात पर, ठीक है, मेन पॉइंट में। यानी कि देखो कृषि आधारित उद्योग जो है वो एक एक करके हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है चीनी उद्योग। चीनी उद्योग देखो ये कहाँ कहाँ पर इस्टेब्लिश है। जैसे राज्य के मुरैना में आपको देखने को मिलेंगे चीनी उद्योग, साथ में सीपरी में आपको देखने को मिलेंगे, शाजापुर में देखने को मिलेंगे, उज्जैन, देवास, सीहोर, यहाँ पर आपको चीनी उद्योग देखने को मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ पर गन्ना उत्पादित भी किया जाता है, ठीक है। तो इस टाइप की जो चीज़ें हैं सारी की सारी, देखो शक्कर के कारखाने भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे डबरा, मंदसौर, रतलाम। हालांकि डबरा में ये है कि डबरा में जो सबसे जो पुराना कारखाना था वो हाल फिलहाल के लिए तो बंद कर दिया गया है, लेकिन उसकी जगह कोई दूसरा इस्टेब्लिश किया जा रहा है, शायद भोपाल, शायद भितरवार के आसपास जो रीजन है, एक तहसील जो है भितरवार, उसके आसपास कहीं पर इस्टेब्लिश किया जा रहा है, और थोड़ा बहुत काम वहाँ पर शुरू हो भी गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने चीनी उद्योग के बारे में देखा। नेक्स्ट पॉइंट पे आगे चलते हैं, सूती कपड़ा उद्योग। देखिए इसमें प्रदेश का स्थान महाराष्ट्र और गुजरात के बाद तीसरा आता है, यानी कि हमारे मध्य प्रदेश का जो सूती कपड़ा उद्योग में जो स्थान आता है वो तीसरे नंबर पर स्थान आता है। पहले पर आता है महाराष्ट्र का और दूसरे पर आता है गुजरात का। गुजरात में भी अहमदाबाद आपने नाम सुना होगा, ठीक है। और सबसे बड़ा केंद्र जो है हमारे मध्य प्रदेश में वो है इंदौर, ठीक है। इंदौर सबसे बड़ा केंद्र है, यानी कि राज्य का जो सबसे बड़ा सूती कपड़ा उद्योग का जो केंद्र है वो इंदौर है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वनस्पति घी। देखिए वनस्पति घी आपको पता होगा, जो वनस्पति घी जो बनता है वो मूंगफली, बिनोला, सोयाबीन तेल, सूरजमुखी, है ना, और चावल के तेल की आवश्यकता होती है जो घी जो बनाया जाता है, ठीक है। और प्योर घी तो नहीं होता है, खैर, ठीक है। इन सारी चीज़ों का, यानी कि जो तिलहन फसलें हैं ज़्यादातर, ठीक है, इन्हीं का वनस्पति घी जो होता है उसको बनाने में प्रयोग किया जाता है।
तो ये भी एक क्या है, कृषि आधारित उद्योग है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, सोयाबीन तेल उद्योग। देखिए हमने डिस्कस किया था एक क्वेश्चन में सोयाबीन के बारे में, यानी कि जो मालवा का पूरा रीजन है, यानी कि मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी रीजन है, उज्जैन, इंदौर, ठीक है, शाजापुर और बहुत सारा जो देवास का रीजन है, आसपास का जो सारे के सारे ज़िले हैं, वहाँ पर सोयाबीन बहुतायत मात्रा में उत्पादित किया जाता है, यानी कि उसका उत्पादन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और ये भी हमें पता है कि मध्य प्रदेश लगभग 55% से भी ज़्यादा इंडिया में है ना, यानी कि भारत में कंट्रीब्यूट करता है सोयाबीन का। तो पहले नंबर पर सोयाबीन का नाम हमारे एमपी का आता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो प्रदेश, तो इस प्रकार से ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है। अब देखते हैं कृत्रिम रेशे के कपड़े का उद्योग। इसमें क्या है, देखो कृत्रिम रेशा जो फास्टिक सोडा जो होता है ना, और गंधक जो होता है ना, उससे तैयार किया जाता है जो कृत्रिम रेशे जो होते हैं। ठीक है, तो इनको इन चीज़ों से तैयार किया जाता है। तो इस प्रकार से गाइस हमने देखा बॉडी पार्ट के बारे में कि बॉडी पार्ट में हम क्या क्या मेंशन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंक्लूजन में आप क्या कर सकते हैं। देखो हम किस प्रकार इसको और आगे ले जा सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से कोई आप सजेशन दे सकते हैं, कोई प्लानिंग्स को आप मेंशन कर सकते हैं। साथ ही साथ में देखो मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना 1965 में हुई थी, आपको पता है, और 81-82 में इसका विस्तार किया गया था। बस ज़रूरत है इसको और ज़्यादा इस पर ध्यान देने की। ठीक है, और हमारा जो कृषि आधारित उद्योग जो है ना, उनको एक तरह से और आगे बढ़ाने की, उसमें तकनीकी और आधुनिकता लाने की हमें आवश्यकता है। तो इस प्रकार से आप एक अच्छा सा कंक्लूजन आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। आई होप आपको दोनों क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। इसमें हमने डिस्कस किए क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, तो आपको दोनों क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, यदि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इनको लाइक कीजिए, है ना, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। ओके गाइज, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।